नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक सूचीबद्ध। उच्च सदन में एमएसएमई संशोधन विधेयक पारित कराने का होगा प्रयास। ठाणे में भिवंडी में दर्दनाक हादसा। एक बिल्डिंग के ढहने से अब तक 7 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। मूसलाधार बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थायी रूप से स्थगित। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। मौसम की समीक्षा के बाद लिया जाएगा आगे का फैसला। केरल में आज से मानसून फिर सक्रिय। कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बचाव दल हाई अलर्ट पर। और कॉमनवेल्थ खेलों में आज एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में भारत को पदक की उम्मीद। जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा पर होंगी सबकी निगाहें। 10 मुक्केबाज खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबले। और न्यूज एट 10 की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी में बड़ा हादसा हुआ है। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि इमारत पहले से ही जर्जर यानी कि खतरनाक घोषित हो चुकी थी। एनडीआरएफ, दमकल और अन्य एजेंसियां जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं और इसके साथ ही हादसे के और कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां एक जो इमारत है वो ढह गई, जिसकी वजह से वहां पर 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एनडीआरएफ, दमकल और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में इस वक्त जुड़ी हुई हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इमारत है वो जर्जर थी और उसके बेसमेंट में काम चल रहा था, यानी कि जर्जर घोषित पहले ही इमारत की जा चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर पर वहां काम चल रहा था और इसीलिए ये जो इमारत है ये नारपोली के कंपाउंड में स्थित कोहिनूर इमारत है और उसी वजह से इसे जर्जर घोषित किया गया था, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था उसकी कंस्ट्रक्शन को। और नगर निगम ने पहले ही इस इमारत को, जो सी कैटेगरी होती है, जैसे हम वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी इमारत अच्छी हालत में, कौन सी इमारत की हालत जो है वो खस्ता हाल है, तो नगर निगम ने पहले ही इस इमारत को सी कैटेगरी यानी बेहद खतरनाक और जर्जर घोषित कर दिया था। उसके बाद इसे खाली भी कराया गया, लेकिन इमारत खाली होने के बावजूद ग्राउंड फ्लोर पर कुछ काम चल रहा था और अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं और इसीलिए एनडीआरएफ जो है वो युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह से कोई इमारत ढह जाती है तो मलबे में फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल काम आता है और ऐसे में कुछ लोगों के अभी मलबे में फंसे होने की आशंका है। 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और बचाव अभियान आप देख भी सकते हैं कि अभी जारी है। और हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की जो टीमें मौके पर हैं, बचाव अभियान आपके सामने हम बता रहे हैं कि चल रहा है। और जो ये बचाव अभियान है इसमें राहत दल अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिरकार मलबे के किस हिस्से में या किस डायरेक्शन में लोग फंसे हुए हैं। और अगर लोग फंसे हैं और वो जीवित है तो उनको निकालना बड़ी अहम जिम्मेदारी है, बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होता है। तो भिवंडी में ये 4 मंजिला इमारत का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि भर भरा कर गिर गया, ढह गया। और शुरुआती जानकारी में ये जो अपडेट लगातार आ रहा है वो ये है
कि भिवंडी इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। जैसे कि हमने बताया कि वो पहले ही जर्जर हालत में घोषित कर दी गई थी और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं उसकी सटीक संख्या नहीं है, लेकिन लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और इस हादसे के बाद आसपास के इलाके जो है उन्हें भी सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बचाव कार्य में बाधा ना डालें, घटनास्थल पर भी न लाएं। ऐसे में क्या होता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो वहां पर भीड़ अगर जुटाते हैं तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसे युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है उसमें दिक्कतें आती हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत भिवंडी में गिरी, 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि नगर निगम ने उसे पहले ही जर्जर हालत में घोषित कर दिया गया था। अभी कुछ लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका, इसलिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। इससे जुड़े तमाम जो अपडेट्स हम लगातार साझा करेंगे। अब आइए आपको ले चलते हैं संसद की खबर की तरफ, जहां मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है, लेकिन लोकसभा में 2 विधेयक, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है उसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के माध्यम से नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे और इसमें प्रस्ताव ये भी है कि 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों की सत्यापन की जो अनिवार्यता है और देरी से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क, समय पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 के जरिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा। अब विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजीआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। वहीं उच्च सदन में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक के माध्यम से एमएसएमई में उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही विधेयक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा। आज शुक्रवार है और ये दिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए सुनिश्चित रहता है। इस दौरान दोनों ही सदनों में सांसद निजी विधेयक पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में देश के 26 ग्रासरूट्स इनोवेटर्स को सम्मानित करने वाली हैं। इनोवेटर्स नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत चुने गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू इन नवाचारकर्ताओं को उनके जमीनी स्तर पर किए गए अनूठे प्रयासों के लिए सम्मानित करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्थानीय प्रतिभाओं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही डोगरी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले ठाकुर खजूर सिंह भी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया। जम्मू के कठुआ के रहने वाले खजूर सिंह को डोगरी भाषा में विशेष योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मिले इस निमंत्रण के लिए खजूर सिंह ने राष्ट्रपति और भारत सरकार का आभार जताया और खजूर सिंह ने कहा कि इस आमंत्रण के मिलने से पूरा कठुआ जिला गौरव से भर गया है।
खुशी की बात ये है कि ये एक छोटे से कस्बे की बात है। मैं जहाँ रहता हूँ तो एक कठुआ में ये मैं शायद पहला ही व्यक्ति हूँ कि जिसको ये मान सम्मान या ऑनर जो है वो मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए ही गर्व की बात नहीं है, ये पूरे डुग्गर प्रदेश को, डोगरी बोलने वालों को, डोगरी भाषा के प्रेमियों को, जितने भी साहित्यकार लोग हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उन सभी को ये गर्व हो रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉफ्ड वीडियो को लेकर एफआईआर हुई है। वीडियो को लेकर हैदराबाद साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मेटा इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस। आईपीएस और आईटी एक्ट के संभावित उल्लंघन की जांच की जाएगी और एआई से बने इस वीडियो की जांच की जा रही है। तो प्रधानमंत्री के मॉफ्ड वीडियो को लेकर एफआईआर, हैदराबाद की जो साइबर पुलिस है उसने ये मामला दर्ज किया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो मेटा इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीएस और आईटी एक्ट के संभावित उल्लंघन की जांच, यानी कि इसके उल्लंघन की जांच भी की जाएगी और एआई से बने इस जो वीडियो है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो मॉफ्ड वीडियो है उसकी भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर यहाँ पर। और साफ तौर पर कैसे अब इसकी सत्यता की जांच की जाएगी और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जो वीडियो मिला है उसके लिए अब मेटा इंडिया के जो अरुण श्रीनिवास हैं उनके खिलाफ भी मामला है। एफआईआर में साफ तौर पर उल्लेख किया गया कि जांच के दौरान कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए आईपीएस और आईटी एक्ट से संभावित अब जांच होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो की जांच हो रही है। डीप फेक वीडियोस लगातार परेशानी का सबब है और साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ये समझ पाना कि सत्य और तथ्य क्या है, उस लिहाज से बड़ी खबर यह कि जो ये मॉर्फ करके वीडियो बनाया गया, अब हैदराबाद साइबर पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। और मेटा इंडिया की जो हेड है अरुण श्रीनिवास, उनके खिलाफ केस जो है वो दर्ज किया गया और अब कई अन्य जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, क्योंकि उनके जो आप सोचिए सोशली एक्टिव अकाउंट्स हैं, फॉलोअर्स होंगे और इस तरह से मॉफ्ड वीडियो प्रधानमंत्री का जो है उस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया। सुरेखा इस वक्त जुड़ गई है हैदराबाद से फोन लाइन पर। सुरेखा, ये बड़ी खबर जो आ रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो मॉफ्ड वीडियो है उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, आखिरकार ये एफआईआर क्या कहती है? जी देखिए, जो शिकायतकर्ता है बताया जा रहा है कि एक नहीं दो हैं, जबकि एक जो है बीजेपी के जो सोशल मीडिया कन्वीनर है, को कन्वीनर है वो हैं और साई किरण, और उनके अलावा जो है अरविंद करके एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है साई किरण ने कल रात यानी कि बुधवार की रात को ये पाया कि करीब 20 ऐसे अकाउंट्स हैं जो फेसबुक पे हो या फिर जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं, वहां पर बिल्कुल ही अश्लील तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और कुछ और जो राजनेता है उनके खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी बहुत ही मॉब्ड और बहुत ही अश्लील तरीके के जो वीडियो है वो पोस्ट किए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की है इस पूरे मामले को लेकर। और पुलिस का ये कहना है कि उन अकाउंट्स को जब ओपन करने की कोशिश की गई तो पहले तो ये पाया गया कि वो सारे की सारी जो है क्लोज कर दी गई हैं। इस वक्त में वो अकाउंट्स या फिर वो जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसको लेकर अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि कौन ये लोग थे और ये कहां से अकाउंट चला रहे थे और साथ ही में ये सोशल मीडिया में किस तरीके के वीडियो पोस्ट हुए हैं उसको लेकर भी, वो कौन से वीडियो है उसको लेकर भी जो है अभी इस वक्त कह सकते हैं कि तहकीकात चल रही है। अच्छा, पुलिस ने ये जानना चाहूंगी सुरेखा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट्स के साथ साथ जो मेटा के हेड हैं उनके खिलाफ भी 2 मामले दर्ज किए हैं, तो किन धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं? जी देखिए, पुलिस से जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो पहले तो उन्होंने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि उन्होंने मामला दर्ज किया है, लेकिन किन किन धाराओं के तहत दर्ज किया है इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये जरूर मानकर चल सकते हैं और ये जरूर बात कह सकते हैं कि मामले बने हैं और उसको लेकर और अकाउंट्स को लेकर उन सब की पड़ताल भी हो रही है और साथ ही में ये भी तहकीकात की जा रही है कि कौन वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने पहले तो पोस्ट किया और कल ही के कल जो है उन्होंने वापस उसको डिलीट किया या फिर सोशल मीडिया से हटा दिया है। तो ये क्यों किया गया है और किस उम्र के हैं या फिर किस प्रोफेशन से है और किन्होंने किया है, इन सब चीजों को लेकर जो है वो भी तहकीकात हो रही है। अच्छा, क्योंकि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत एक्टिव है सुरेखा, तो ऐसे में अकाउंट्स चलाने वालों की पहचान करना कितनी मुश्किल आएगी इसमें, अगर हम बात करें जांच एजेंसी को, क्योंकि आईपी एड्रेस के जरिए ट्रैक किया जाएगा और साथ ही साथ अगर वो अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है रातों रात तो फिर कार्रवाई कैसे आगे होगी? जी देखिए, जाहिर तौर पर जो है कुछ साइबर बेस जो है वो भी डेटा रहता है और साथ ही में जो आईपी एड्रेस के साथ में जिस तरीके से पहले बताया गया कि पूरी तरीके से जो है वीडियोस डिलीट कर दी गई है, उसके बावजूद भी जो है साइबर क्राइम की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ डेटा जो है वो अवेलेबल रहता है और साथ ही में जो मेटा की तरफ से जो बाकी जो उनके साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए भी उस डेटा के आधार पर भी निकाला जा सकता है। और जाहिर तौर पर अब जो शिकायतकर्ता है जिन्होंने ये मामला दर्ज किया है तो उनसे भी पूछताछ में ये भी पता किया जा सकता है कि कौन से नाम से अकाउंट जो है वो उन्होंने ये वीडियोस देखी है। तो इस तरीके से जब उनसे भी पूछताछ की जाएगा तो उससे भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। क्या इससे पहले उस व्यक्ति के जो अकाउंट्स हैं उनको इससे पहले भी क्या इन्होंने कभी देखा है, किस तरह के वीडियोस जो है वो पोस्ट करते रहे हैं, या फिर क्या कोई पहचान या फिर कोई जानकारी उनके बारे में पहले से इनको थी कि इस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो, या इस तरीके की कोई भी जानकारी जो है उससे भी मदद मिल सकती है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई थी। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटी। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स शामिल थे उनके परिवार वालों के लिए मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड्स को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रह गई। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहे और
और अगर बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नॉन लीथल टीयर गैस का इस्तेमाल करने पर बाध्य होना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हुआ। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेरकर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। चोटिल होने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने भीड़ पर काबू करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था
वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर के जस्टिस के लिए, और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए
जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही कहना चाहती, यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लक्ष्य आप बताएंगे कुछ? हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा एसीपी है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। कुंजल, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरिगेटेड टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर
प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माई फादर डिडंट डिजर्व दिस। थैंक यू। तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन की वजह से जो पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके परिजन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपने उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम परिजनों की आप बीती सुनी। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। न्यूज़ 10 में फिलहाल वक्त की थोड़ी सी ब्रेक का है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो न्यूज़ 10 में सभी का स्वागत है। आपको दिखा रहे थे किस तरह से जो तमाम परिजन हैं पुलिस वालों के जो वहाँ घायल हुए जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी आप बीती सुनाई। इससे जुड़ी तमाम आगे की जानकारी आप देख पाएंगे न्यूज़ पंच में मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।